Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हैं? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी जो है अपने फार्मेसी में सेकेंड सेमेस्टर में जो है एक सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में ये पढ़ेंगे कि पैथो का मतलब क्या होता है, फिजियो का मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजी का मतलब, इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे पूरा। मतलब बी फार्म का अपना ये सिलेबस रहने वाला है। बाकी जहाँ कहीं भी अगर जैसे नर्सिंग में भी पढ़ रहा है, सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग फार्मेसी में पढ़ते हैं, बाकी आप कोरिलेट कर सकते हैं कहीं से भी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लिया जाए बेटा, तो अब पैथोफिजियोलॉजी में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि जो बॉडी के अंदर बीमारी होती है उसके फंक्शन का बदलाव और चेंजेस वगैरह देखेंगे। जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द वर्ड पैथोफिजियोलॉजी इज डेराइव्ड फ्रॉम 3 वर्ड। पैथो का मतलब डिजीज़, फिजियो का मतलब फिजियोलॉजिकल फंक्शन या नेचर या बायोलॉजिकल फंक्शन, लॉजी का मतलब स्टडी होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाइड भाषा में बात करें तो इसमें फिजियोलॉजी में ये समझने की कोशिश करा जाएगा कि जब बॉडी के अंदर कोई बीमारी होती है तो उसके फंक्शन में क्या बदलाव आता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी कैन बी सिंप्लीफाइड एज चेंज अकर इन बायोलॉजिकल फंक्शन कॉज्ड बाई डिजीजेस। जैसे कि एटियोलॉजी है, कुछ कॉमन डिफिनीशंस हैं। एटियोलॉजी क्या होता है, इसमें जो भी सिंपली द स्टडी ऑफ कॉज या रीजन ऑफ डिजीज़ जिसके कारण होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटियोलॉजी। फिर इसके बाद में पैथोजेनेसिस क्या होता है, तो इसमें जब डिजीज़ की फॉर्मेशन होती है तो उसको बोलते हैं पैथोजेनेसिस। कहीं भी लॉजी वर्ड लग जाए तो स्टडी बोला जाता है, लास्ट में जेनेसिस वर्ड लग जाए तो फॉर्मेशन बोला जाता है। ठीक है, होम्योस्टैसिस की बात कर लें तो होम्योस्टैसिस इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से मिलकर बना है। होम्यो का मतलब होता है सेम, स्टैसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग स्टेट। अच्छा, यहाँ पे हम लोग होम्योस्टैसिस जो पढ़ रहे हैं तो होम्योस्टैसिस क्या रहा है कि 2 वर्ड से बना है, होमियो और स्टैसिस। होमियो का मतलब होता है सेम और स्टैसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग या स्टेट। होम्योस्टैसिस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर बाय मेंटेनिंग एंड बैलेंसिंग पीएच टेम्परेचर और एसिड बेस बैलेंस एकदम एग्जाम्पल हो जाता है। मतलब बॉडी में जो भी कोई चीज़ सेम स्टेट में होती है तो उसको बोलते हैं होम्योस्टैसिस। अब वो इंटरनल भी हो सकता है एज वेल एज एक्सटर्नल भी हो सकता है। उसमें हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, पीएच है, टेम्परेचर है, एसिड बेस बैलेंस है। जैसे कि अगर मैं समझाना चाहूँ आपको एक एग्जांपल, तो हम लोग जब हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर बात कर लें फ़ारेनहाइट में तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसमें होता क्या है बेटा कि जैसे आप जब टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जाएगा, आप धूप में जाएंगे तो आपको होगा स्वेट होगा, तो यानी कि टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा, तो वो डिफरेंस में निकला होम्योस्टैसिस के थ्रू। और स्वेट जो होता है बॉडी को क्या कर दिया, टेम्परेचर कूल कर दिया। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। तो कोई पूछे पैथोफिजियोलॉजी क्या है तो पैथोफिजियोलॉजी ऐसे बता देना कि पैथो का मतलब होता है डिजीज़, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन की स्टडी करना। तो जब भी कोई डिजीज़ हो रही है उसकी फंक्शन की स्टडी को हम लोग बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। इडियोलॉजी कोई पूछे क्या होता है तो बता देना जिस रीजन से डिजीज़ हुई हो या जिस कॉज से डिजीज़ हुई हो उसको बोलते हैं एटियोलॉजी। पैथोजेनेसिस क्या होता है, जब भी कोई डिजीज़ का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है बेटा, पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? अपने साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं डिजीज़ का और उसके फंक्शन का। फिर उसके बाद में उस चीज़ की स्टडी करने के बाद में फिर आप मेडिकेशंस वगैरह फार्माकोलॉजी से देते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें काम करती हैं। फिर अगर हम लोग बात कर लें तो फीडबैक सिस्टम जो होते हैं मेंटेन कैसे करते हैं इक्विलिब्रियम बॉडी को, तो फीडबैक सिस्टम में लिखा हुआ है बेटा, व्हेन देयर आर सम चेंजेस टेक प्लेस इन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी देन बॉडीज फीडबैक सिस्टम वर्क्स टू टेक इट बैक इनटू नॉर्मल और इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब ये कह रहे हैं बेटा जब भी कोई चीज़ बढ़ेगी या घटेगी तो बॉडी उसको अपनी बराबरी अवस्था में लेके आए, इक्वल कंडीशन में लेके आए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके आए, तो उसको बोलते हैं हम लोग होम्योस्टैसिस। अब इसमें है क्या, रिसेप्टर है, कंट्रोल सेंटर है, इफेक्टर है। जब भी कोई चेंजेस होंगे तो रिसेप्टर क्या होगा बॉडी में, स्ट्रक्चरल, दैट मॉनिटर करेगा, चेंज करेगा इंटरनल इन्वायरमेंट के थ्रू। फिर कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, बॉडी से रिसीव करेगा इनपुट को। जो भी रिसेप्टर है बेटा, जैसे मान लो कि स्किन में रिसेप्टर है, तो वहाँ पे जब आपको हॉट या कोल्ड फील हुआ तो वहाँ से रिसेप्टर ने क्या किया, सिग्नल भेजा कंट्रोल सेंटर के पास,
कंट्रोल सेंटर के पास जैसे ही इनपुट पहुंचा, उसने नर्व इम्पल्स, हार्मोन्स और अदर केमिकल्स रिलीज किए। फिर इफेक्टर आया, अ बॉडी स्ट्रक्चर दैट रिसीव आउटपुट फ्रॉम कंट्रोल सेंटर एंड रिस्पॉन्ड टू कमांड्स ऑफ कंट्रोल सेंटर। फिर यहाँ से कमांड आएगा। अब कोई पूछे तो क्या होता है, सबसे पहले आता है बेटा स्टिमुलस। क्या आता है? स्टिमुलस आता है। स्टिमुलस सिग्नल भेजता है रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर से सिग्नल जाता है कंट्रोल सेंटर, जैसे कि अपना ब्रेन हो गया, और फिर वहाँ से जो भी चीज़ें होती हैं इफेक्ट आती हैं, उनको इफेक्टर बोला जाता है। अब इसके बाद में बात कर ले नेगेटिव फीडबैक लूप क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक लूप क्या होता है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए बेटा, तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि जब भी निगेटिव की बात करा जाए तो रेस्पॉन्स टू रिवर्स या डिक्रीज द चेंज इन इंटरनल इन्वायरमेंट। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे ले लिया गया है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। बहुत आराम से समझा रहा हूँ बेटा, एकदम रिलैक्स होकर सुनना कहानी जैसे। अब होता क्या है इसमें कि जो भी स्टिमुलस है वो स्टिमुलस कैसे पता चला, जब हार्ट रेट हमारा बढ़ा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। अब हुआ क्या बेटा, जब स्टिमुलस, याद करो सबसे पहले स्टिमुलस आएगा, फिर कहाँ जाएगा, रिसेप्टर। देख रहे हो ना बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है, सीधे सीधे लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है, रिसेप्टर, दूसरा कंट्रोल सेंटर, तीसरा इफेक्टर। तो जब कोई स्टिमुलस आएगा तो सबसे पहले कहाँ आएगा, रिसेप्टर के पास। फिर रिसेप्टर सिग्नल कहाँ भेजेगा, कंट्रोल सेंटर के पास। फिर कंट्रोल सेंटर कहाँ सिग्नल भेजेगा, इफेक्टर के पास। तो स्टिमुलस, ब्लड प्रेशर की यहाँ पे बात करने जा रहे हैं निगेटिव फीडबैक में। तो स्टिमुलस ने क्या किया, हार्ट रेट बढ़ा दिया, जैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, रिसेप्टर पे सिग्नल जाएगा। अब रिसेप्टर कहाँ है बेटा, बैरो रिसेप्टर हैं तुम्हारी आर्टरीज में, ठीक है, कैरोटिड आर्टरीज में। अब वहाँ से बैरो रिसेप्टर उसको एक्टिवेट करेंगी, सेंड करेंगी इनपुट कहाँ, कंट्रोल सेंटर को, ब्रेन को। फिर नर्व इम्पल्स से अपना कंट्रोल सेंटर ब्रेन को कलेक्ट करेगा इनपुट और भेजेगा आउटपुट। और इफेक्ट क्या आएगा, ब्लड वेसल्स रिसीव करेंगी आउटपुट एंड गेट डायलेटेड ड्यू टू एनएफ हार्मोन। अब रिजल्ट क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अब सुनो, अगर पहली बार हमसे पढ़ रहे हो ये चीज़ तो थोड़ा सा तुम्हें नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब मैं फिर समझा रहा हूँ। ऐसा समझो बेटा कि ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो होता है ब्लड वेसल्स में, जिसमें आती हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक। आर्टरीज में हाईली प्रेशराइज्ड फ्लो होता है, वेन्स में कंपेरिजन टू आर्टरी के थोड़ा कम होता है, और कैपिलरीज जो होती हैं बेटा दोनों का कनेक्टिंग लिंक होती हैं आर्टरीज और वेन्स का, ठीक है। अब ऐसा है बेटा कि आर्टरी समझ लो कि जैसे घर में बचपन में देखे होगे एक पाइप होगी जिससे पानी वगैरह हम लोग डालते हैं, जैसे कि घर में या कहीं पे सिंचाई कर रहे हो, छोटे अपना थोड़ा सा लोकल फील्ड है, या मान लो गांव के अगर देखे हो बड़ी बड़ी पाइपों से खेतों की सिंचाई करते हैं। अब उस पाइप को बेटा बीच से प्रेशर दे दिया जाए, मतलब पहले सरफेस एरिया ऐसा था, उसको कम कर दिया जाए। ऐसे समझो कि अगर पहले देखा जाए तो मान लो बेटा ऐसी थी आर्टरीज, ठीक। अब ये क्या हो जाए, दूसरे वाले में नैरो हो जाए, क्या हो जाए, नैरो हो जाए, तो सरफेस एरिया इसका कम होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो वही कह रहा है कि जब भी डिक्रीज हुआ या रिवर्स हुआ तो कैसे हुआ, सुनो। यहाँ पे पाए गए रिसेप्टर्स, क्या पाए गए बेटा, रिसेप्टर्स। यहाँ पे वॉल्स पे क्या पाए गए, रिसेप्टर्स। यहाँ पे जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ से स्टिमुलस रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, बैरो रिसेप्टर। कहाँ पाया गया, यहाँ पाया गया बैरो रिसेप्टर। जैसे ही यहाँ से सेंस करेगा बेटा, कंट्रोल सेंटर के पास भेज देगा सिग्नल। कहाँ भेजेगा, कंट्रोल सेंटर के पास। फिर वहाँ से ब्रेन क्या रिलीज़ करवाएगा, हार्ट के थ्रू अपना एएनएफ। क्या रिलीज़ करवाएगा, एएनएफ, जिससे हो जाएगा डायलेशन। तो ये क्या हो गया, ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल एंड बॉडी रिटर्न टू होम्योस्टेसिस। अब कंडीशन करनी क्या है तुमको फिर मैं बता रहा हूँ कि जब कोई कंडीशन अनफेवरेबल हो जाए तो या तो वो इंक्रीज़ होगा या क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया ब्लड प्रेशर। तो बॉडी की ही मैकेनिज्म है जो कि नेचुरल फेनामेना है, उसने क्या रिलीज़ करवाया, एएनएफ, जिससे क्या हो गया, ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई आर्टरीज, और पुनः ब्लड प्रेशर क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। यानी जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो स्टिमुलस जाएगा रिसेप्टर के पास, और रिसेप्टर कौन है, बैरो रिसेप्टर। कहाँ पाई गई, आर्टरीज में। फिर वहाँ से सिग्नल कहाँ गया, आर्टरीज के रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर में आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। ब्रेन ने कलेक्ट किया इनपुट को, वहाँ से भेजा आउटपुट। आउटपुट क्या भेजा बेटा, एएनएफ हार्मोन, और उससे क्या हो गया, ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए इसको समझने में, कमेंट करते रहना है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात कर लें एम्पलीफाइंग द सिग्नल पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अब नेगेटिव पढ़े
फीडबैक सिस्टम बेटा दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब पॉजिटिव फीडबैक पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव फीडबैक ऐसा है कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम रिस्पॉन्स इंक्रीज द इंटरनल इन्वायरमेंट। अब इसमें इंटरनल इन्वायरमेंट की बात होगी। एग्जाम्पल ले लेंगे, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ का ले लेते हैं फीडबैक मैकेनिज्म से। अब सेम कंडीशन बेटा यहाँ भी है। यहाँ पे चाइल्ड बर्थ ले रहे हो तो होता क्या है बेटा, जबकि 38 वीक में जब बच्चा फुली मदर के एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है तो उसका हेड जो होता है सर्विक्स से जाके मदर के टकराता है। तो सर्विक्स में होती हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। तो जब स्ट्रेच होगा सर्विक्स तो वहाँ के रिसेप्टर जो हैं सिग्नल कहाँ भेजेंगे, याद करो रिसेप्टर कहाँ जाएगा, कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर कौन है, ब्रेन है। अब ब्रेन वहाँ से क्या रिलीज़ कराएगा, ऑक्सीटोसिन। क्या रिलीज़ कराएगा बेटा, ऑक्सीटोसिन, जिससे क्या होगा, स्मूथ मसल्स में फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे सर्विक्स और स्ट्रेचिंग होगी और चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। ये है पॉजिटिव फीडबैक। तो अब सुनो, स्टिमुलस, किसकी बात कर रहे हो, स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या करेगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा यूट्रस वॉल्स के, ठीक है, सर्विक्स की बात कर रहे हैं। फिर स्ट्रेच होगा सर्विक्स में, फिर रिसेप्टर क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, सेंसिटिव नर्व सेल्स भेज देंगी कंट्रोल सेंटर के पास। देखो बेटा कंट्रोल सेंटर, अब कंट्रोल सेंटर वहाँ से नर्व इम्पल्स के थ्रू क्या रिलीज़ कराएगा, ब्रेन के थ्रू ऑक्सीटोसिन। देख रहे हो ना, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो। अब यूट्राइन मसल्स क्या होंगी, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होंगी और बॉडी सर्विक्स स्ट्रेच होगा, जिससे क्या हो जाएगी, चाइल्ड बर्थ हो जाएगी। ठीक है, ये पॉजिटिव फीडबैक हो गया। फीडबैक सिस्टम दो होते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। अगर बात कर लें होम्योस्टेसिस, बेटा अभी बात किए थे, तो होम्योस्टेसिस क्या है, हमारी बॉडी का जब इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल रखने का सिस्टम है। मतलब टेम्परेचर है, पीएच है, ग्लूकोज है, ठीक है। जब भी बैलेंस बिगड़ता है, यही होम्योस्टेसिस बेटा जब डिस्टर्ब हो जाता है तब बीमारी हो जाती है। अब है क्या कि अगर बात करा जाए कि बीमारी हुई कैसे, तो भाई जैसे मान लो कि 120/80 बीपी होना चाहिए। अब 140 से बेटा 90 ज़्यादा हो रहा है, तो जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए, बॉडी का रेफरेंस डाटा है, उससे अगर ज़्यादा होगा तो डिजीज़ हो जाएगी। तो वही चीज़ कह रहा है कि जो बॉडी हमारी एकदम अच्छे कंडीशन में चल रही है उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि फीडबैक सिस्टम, तो फीडबैक सिस्टम बताते हैं कि रिवर्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, जो उनकी बात हो रही है। जैसे कि नेगेटिव फीडबैक था बेटा, रिवर्सिबल था। जब भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा तो आर्टरीज में रिसेप्टर्स हैं, बैरो रिसेप्टर, वो सेंस करके सिग्नल भेजेंगे ब्रेन को, कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर रिलीज करेगा वहाँ से एएनएफ, हार्ट के थ्रू रिलीज़ कराएगा, और फिर वहाँ पे होगा वेसोडाइलेशन, जिससे बीपी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। जब जब बीपी बढ़ेगी तब तब एएनएफ रिलीज होगा, और इसको बोलेंगे रिवर्सिबल। क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। इसके बाद हमने पढ़ा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में हमने करा बेटा चाइल्ड बर्थ, जिसमें इंक्रीज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इंटरनल चीज़ें, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना सेल इंजरी। क्या है, सेल इंजरी एंड एडाप्टेशन। अब सेल इंजरी अगर कोई पूछे तो भैया सेल इंजरी क्या है। अभी तक मैंने तुमको फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था सेल, और सेल क्या था, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल क्या है, हमारे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अब हम और अच्छे से अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो तुमको ये भी डिफिनेशन पढ़ाए थे कि वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल। These cells are known as building blocks of life. Cell were discovered by Robert Koch in 1665. He looked a piece of car under the microscope. मतलब जो भी सेल्स थी वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट थी लाइफ की, और ढेर सारे सेल मिलकर टिश्यू बना रहे थे, सिंगुलर सेल। फिर टिश्यू ऑर्गन बना रहे थे, ऑर्गन सिस्टम बना रहे थे, ठीक है। ढेर सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बन रहा था, और ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर अपने ह्यूमन बॉडी बन रहे थे। 11 सिस्टम होते हैं। अब वही सेल बेटा जो बॉडी बनाया था, लाइफ बनाया था, ऑर्गन बनाया था, अब उसी सेल में क्या कराना है, इंजरी कराना है, फिर उसको अडाप्ट करना है। तो सेल इंजरी अगर कोई पूछे तो बता देना, अगर सेल पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा बेटा, सेल पर अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस दोगे तो सेल की इंजरी होगी। और सेल की इंजरी कैसे हो सकती है, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में कम होगा तब भी हो जाएगी बेटा, ब्लड का सप्लाई कम होगा तब भी हो जाएगा, कोई इन्फेक्शन हो जाएगा तब भी हो जाएगा। तो व्हेन द सेल इज एक्सपोज टू एन इंजीरियस एजेंट, क्या आ जाए, इंजूरियस एजेंट आ जाए, जिसमें कि स्ट्रेस है, स्टिमुलस है, तो उससे क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी सेल की, और इसको हम लोग बोलते हैं सेल इंजरी। नॉर्मल सेल होम्योस्टेसिस की बात कर लें तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेल अडाप्टेशन है। जैसे कि अडाप्टेशन में पहली बात कर लें तो एट्रोफी है। एट्रोफी में क्या होता है, डिक्रीज इन सेल साइज डिक्रीज हो जाती हैं। अगर आप विजुअल देख पा रहे हो तो आपको दिखाई देना चाहिए यहाँ पे एट्रोफी में डिक्रीज हो रही है सेल साइज, ठीक।
एग्जाम्पल की बात कर लें तो वीक लिम्ब इन पोलियो पेशेंट, रिडक्शन इन ब्रेन साइज ऑफ एल्जाइमर। ये एग्जाम्पल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल इंजरी की बात हो रही है। फिर दूसरा है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में बेटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा सेल साइज, तो ये देख रहे हो आप। फिर उसके बाद में इंक्रीज इन द साइज ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। कार्डियक हाइपरट्रॉफी इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये सब सारी चीज़ें होंगी हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेसिया है बेटा, तो हाइपरप्लेसिया में क्या होता है, इंक्रीज इन सेल नंबर। यहाँ पे सेल नंबर बढ़ता है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे सेल साइज और यहाँ पे सेल नंबर। कंपनसेटरी हाइपरप्लेसिया ऑन लीवर, हाइपरप्लेसिया का हो गया, ठीक है। अब हाइपरप्लेसिया जो है बेटा, इसमें सेल नंबर बढ़ जाता है। तो कोई पूछे सेल इंजरी कैसे होती है, फिर सुन, कोई पूछे सेल इंजरी कैसे होती है, तो भैया अगर सेल पे ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा लोड आप दोगे तो क्या हो जाएगी, सेल इंजरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेल इंजरी हो जाएगी, ठीक है। वही स्ट्रेस अगर आप हटा लेते हो तो फिर सेल बैक टू नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। अब अगर सेल इंजरी बेटा ऐसी हुई है कि जो क्योरेबल है, ट्रीट कर ले लायक है, तो वो होती है रिवर्सिबल, और ठीक है। फिर उसके बाद में एक होती है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में सेल इंजरी जो होती है उसमें टिश्यू की डेथ हो जाती है, सेल की डेथ हो जाती है। और रिवर्सिबल वाले में ठीक कर सकते हैं, जैसे स्वेलिंग वगैरह है तो रिवर्सिबल में आता है, अभी है आगे मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। तो कोई पूछे सेल इंजरी क्या है बेटा, तो जब भी कोई इंजूरियस एजेंट या स्ट्रेस स्टिमुलेट करे, स्टिमुलस इंजरी करेगा सेल में, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल इंजरी। नॉर्मल सेल को हम लोग बोलते हैं होमियोस्टेसिस। क्या बोलते हैं, होमियोस्टेसिस, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं। फिर पहला था एट्रोफी, दूसरा था हाइपरट्रॉफी, ठीक है। फिर है मेटाप्लेसिया, फिर है डिस्प्लेसिया। अब मेटाप्लेसिया में क्या है बेटा, कन्वर्जन ऑफ वन सेल टाइप टू अनदर सेल टाइप, मतलब एक सेल जो थी पहले वो किस में बदल गई, दूसरे सेल। ये देख रहे हो, पहले ऐसी थी, बाद में कैसे होगी, ऐसी होगी। अब इसमें हुआ क्या कि रिप्लेसमेंट ऑफ सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम बेटा दो जगह पाई जाती है, एक पाई जाती है ट्रैकिया में, एक पाई जाती है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई विद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो वही आगे चल के क्या चेंज होगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में, मतलब जो पहली सेल थी वो अनदर सेल में चेंज हो गई, ठीक, उसने अपना रंग दिखा दिया, ठीक। फिर उसके बाद में डिस्प्लेसिया। क्या है, डिस्प्लेसिया, डेवलपमेंट ऑफ एन एबनॉर्मल टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल। इसमें क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ एन एबनॉर्मल टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल, मतलब पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। एन इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ इमेच्योर सेल इन एपिथेलियल डिस्प्लेसिया ऑफ द सर्विक्स की बात कर रहे हैं, मतलब सेल से कैसा हो गया बेटा, एबनॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे सेल्यूलर इंजरी। क्या पढ़ेंगे, सेल्यूलर इंजरी, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको एक एक चीज़ें बताता चलूँगा। लोग बात कर लेते हैं भाई। सेल इंजरी में होता क्या है बेटा, जब भी कोई हमारी नॉर्मल सेल या नॉर्मल टिश्यू है, क्या है, नॉर्मल सेल है या नॉर्मल टिश्यू है, तो इसमें चीज़ें हुई क्या, यहाँ देखिए। नॉर्मल सेल है तो उसको बोलते हैं होमियोस्टेसिस। अभी मैंने बात की थी बेटा कि जब हमारी बॉडी का टिश्यू सेल ऑर्गन जैसा होना चाहिए वैसा है तो उसको होमियोस्टेसिस है। होम्यो का मतलब सेम, स्टेसिस का मतलब स्टे, ठीक। चलो बात कर लेते हैं फटाफट। अब इसमें दिखा क्या रहा है तुमको कि एक नॉर्मल सेल है हमारे पास जिसको हम होमियोस्टेसिस बोल रहे हैं। इधर देखो, इधर दिखा रहा है तुमको कि एक्सपोज टू स्ट्रेस। क्या कह रहा है, एक्सपोज टू स्ट्रेस, फिर ये एडाप्टेशन करेगी सेल। क्या करेगी, एडाप्टेशन करेगी, मतलब पहले हम क्या देंगे, स्ट्रेस देंगे सेल को, फिर ये क्या करेगा, एडाप्टेशन करेगा। अब इनएबिलिटी टू एडॉप्ट, मतलब एडॉप्ट करने लायक अगर ये नहीं है तो क्या हो गई, सेल इंजरी हो गई। एडॉप्ट का मतलब जानते ही हो भाई, बॉडी अपनी सबसे पहले एडाप्टेशन करती है, खुद से अपना मैनेज करती है, नहीं कर पाई तो वही इंजरी हो गई। एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया अभी पढ़ाया हूँ। एट्रोफी में सेल साइज डिक्रीज हो गया, हाइपरट्रॉफी में सेल साइज बढ़ गया, हाइपरप्लेसिया समझ रहे हो ना, हाइपरप्लेसिया में सेल का नंबर बढ़ गया था, नंबर नहीं साइज है, साइज तो दिखाता हूँ एक सेकेंड। हाँ, एट्रोफी में साइज बढ़ा है, एट्रोफी में साइज कम हुआ है, हाइपरट्रॉफी में साइज बढ़ा है, हाइपरप्लेसिया में सेल नंबर इंक्रीज हुआ। तो साइज और नंबर में डिफरेंस है, समझ रहे हो ना, साइज अलग चीज़ है, नंबर अलग चीज़ है। तो यहाँ की बात हो रही थी हम लोगों की, क्या बात हो रही थी भाई, लोग बात कर लेते हैं कि जब हमारी कोई नॉर्मल सेल है तो उसको बोलते हैं होमियोस्टेसिस,
उस पर स्ट्रेस दिए। अब स्ट्रेस फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। अब फिजिकल मतलब समझ रहे हो ना, चोट लग गई। केमिकल का मतलब क्या हुआ कि कोई केमिकल टॉक्सिन हो गया, जैसे मान लो किसी बिच्छू ने डंक मार दिया, या फिर मान लो कि कहीं पे कोई ऐसा एग्रेसिव एजेंट है या कोई केमिकल है, स्ट्रेसोफोर थोड़ा सा मान लो कि स्किन पर पड़ गया, तो सेल इंजरी होगी। अब भाई स्किन किससे बनी है? भाई स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, है तो सेल की ही ना, टिश्यू की ही तो बनी है। तो मान लो यहाँ पे इंजरी हो गई, तो सबसे पहले अडाप्टेशन होगा। अगर अडाप्ट हो गया तो ठीक है, सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गई, यानी कि स्ट्रेस खत्म हुआ, जैसे सेल ठीक हो गई। लेकिन यहाँ पे इनएबिलिटी का मतलब समझ रहे हो कि उसने एबिलिटी लॉस कर दी, तो सेल इंजरी हो गई, जिसके कारण एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया हो गया। फिर देखो देखो ना, लेकिन बहुत मेहनत करके नोट्स बनाया हूँ, ठीक। इफ स्ट्रेस रिमूव्ड रिस्टोर्ड सेल कैसी हो जाएंगी? नॉर्मल सेल हो जाएंगे। अब यही चीज़ फिर से समझा रहा हूँ। अभी ऐसे समझाया कि स्ट्रेस दिए, स्ट्रेस तुम चोट लगा के दे दिए या केमिकल गिरा दिए, कुछ भी एडाप्टेशन किया स्किन, ठीक है। स्ट्रेस रिमूव हुआ तो सेल कैसी हो गई? नॉर्मल। कैसी हो गई? नॉर्मल। अब फिर यहाँ पे वही चीज़ से फिर बता रहे हैं, एक्सपोज टू एन इंजूरियस स्टिमुलेंट, सीवियर या परसिस्टेंट स्ट्रेस, सेल इंजरी होगी। सेल इंजरी दो प्रकार की होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, देख लो, ये आता है एग्जाम में, बहुत बाइक लगती है तो फिजियोलॉजी, हवा में मत दौड़ना, ठीक है। जो जो बताता हूँ वही होता है, बता भी चुका हूँ पहले, ज्ञानी मत बनना, ज्ञान हम दे रहे हैं लोग, ठीक। इसमें सेल इंजरी में क्या होगा? रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अगर बात करेंगे रिवर्सिबल, मैंने बताया था जो कंडीशन दिक्कत हो लेकिन वापस सही हो जाए, रिवर्सिबल बोलते हैं उसको। लेकिन जो सिर्फ वन डायरेक्शन है उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल, यानी सेल डेथ हो जाए, सेल वापस ठीक ना हो पाए, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। चलो बात कर लेते हैं। रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है? माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस इंजरी। देखो बच्चे, माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस इंजरी, इसमें क्या होगा? डिजेनरेशन होगा, सब सेल्यूलर होगा, इंटर सेल्यूलर मतलब सेल के अंदर कुछ एक्यूमुलेट हो जाएगा। अगर स्ट्रेस को रिमूव कर देंगे, रिपेयर और हीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपेयर और हीलिंग हो जाएगा। ये रिवर्सिबल था। क्या था? रिवर्सिबल था। अब नेक्स्ट है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। क्या है? इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अब सुनो मजे की बात, ये औकात दिखाएगा तुमको। इसमें सीवियर स्ट्रेस हुआ, यानी तुम उड़ा ही दिए पूरा, मान लो कि अल्कोहल ड्रिंक कर रहे थे, लीवर सिरोसिस हो गया, फैटी लीवर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है। ये ऐसा ना समझो, क्योंकि तुम बहुत कुछ समझ जाओगे। तुम कैंसर ले लो सीधे सीधे, कैंसर का सेल, ठीक है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जिसमें सेल की डेथ हो जाएगी। सीवियर स्ट्रेस, सेल स्ट्रेस। अब सुनो, इसमें क्या हुआ? डैमेज टू सेल मेम्ब्रेन, कैल्शियम इन्फ्लक्स, न्यूक्लियर चेंज, साइनोसिस, कैरियो एक्सिस एंड कैरियोलिसिस। सिंपल ही सा मतलब ये समझो कि बेटा अगर सेल ही डैमेज हो जाए, सेल इंजरी का मतलब सेल ही डैमेज हो जाए। अब सेल की आउटर कवरिंग जो थी, सेल मेम्ब्रेन जो थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर याद आ रहा हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी थी? सेलेक्टिव परमेबल थी, मतलब क्या सेल के अंदर आना है क्या नहीं आना है ये वही डिसाइड करेगा। सेल का शेप कौन डिसाइड करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल का साइज कौन डिसाइड करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमेबल है। इंटरसेल्युलर सिग्नलिंग का काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ढेर सारे रिसेप्टर्स, आयन चैनल, एंजाइम लिंक्ड न्यूक्लियर कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अगर डैमेज हो जाए, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर डैमेज होगा तो उसके अंदर ढेर सारे ऑर्गेनल्स हैं सेल के, तो राइबोसोम डैमेज होगा कि नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा कि नहीं होगा? न्यूक्लियस डैमेज होगा कि नहीं होगा? तो अगर ये सब डैमेज हो जाएंगे तो पूरा सेल डैमेज होगा कि नहीं होगा? यानी कि यहाँ पे सेल डेथ हो जाएगी, और दो प्रकार की सेल इंजरी होगी। पहला नाम है बेटा नेक्रोसिस और दूसरा है एपोप्टोसिस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। क्या पढ़ते हैं? कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। अब कॉजेज ऑफ सेल इंजरी की टर्मिनोलॉजी की बात कर लें तो सेल इंजरी एडाप्टेशन के साथ में, मतलब एडाप्ट का मतलब बताए थे अभी कि सेल इंजर्ड हो लेकिन अडॉप्ट कर ले अपने आप को, ठीक हो जाए। अडॉप्ट ना कर पाए तो वही सेल इंजरी हो जाती है। तो पढ़ेंगे, चलो पढ़ो फटाफट। सेल इंजरी क्या है? सेल इंजरी कैन कॉज, सेल इंजरी कैन कॉज can occurs because of adverse stimulus when disturbed to normal homeostasis
अफेक्टेड सेल्स ओवर अ वेराइटी ऑफ इनकाउंटर बिकॉज ऑफ चेंजेस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कि होम्योस्टैसिस जब डिस्टर्ब होगी तो सेल में इंजरी होगी। इसमें होगा एडाप्टेशन, सेलुलर एडाप्टेशन और रिवर्सिबल एडजस्टमेंट। व्हेन लिमिट एडाप्ट रिस्पॉन्स स्टिमुलस आर एक्सीडेड, मतलब इनकी औकात से बाहर हो गया है। एडाप्टेशन इज़ नॉट पॉसिबल, लीड टू क्या हो जाएगी, सेल इंजरी हो जाएगी। कमेंट जरूर करना ना लाइक। कॉजेज ऑफ सेल इंजरी कैसे कैसे हो सकता है? फिजिकल स्ट्रेस, बुखार हो गया तुमको, अब बुखार बना रह गया तो आगे चल के सेल इंजरी हो सकती है। यानी टाइफाइड मान लो अगर महीने भर बना है तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे टाइफाइड का बैक्टीरिया अटैक करता है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक, बैक्टीरियल डिजीज़ है। और इंटेस्टाइन में अगर प्रॉपर इलाज ना करा जाए तो परफोरेशन कर देगा, ब्लीडिंग होगी, तो वहाँ पे सेल तो है ना इंटेस्टाइन में। तो ये चीज़ हो गई। केमिकल में एंजाइम एसिडोसिस हो जाए, HCl ज़्यादा हो जाए तो अल्सर हो जाता है, जानते ही वो सब। इन्फेक्शन हो जाए बेटा, इन्फेक्शन में आ जाएगा, देखो पहला है फिजिकल स्ट्रेस, दूसरा है केमिकल, तीसरा है इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन में पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजो है, फंगस है, माइक्रोब बोल दो, ठीक। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर की बात कर लें तो बायोलॉजिकल एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर है। न्यूट्रिशन नहीं है बेटा, एनीमिया हो गया, पता चला हॉस्टल में तुम पिज्ज़ा बर्गर की उड़ा रहे हो, कल को चलकर एनीमिया हो गया, जॉइंडिस हो गया, ये सब सारी चीज़ें। फिजिकल एजेंट की बात कर लें तो हीट है, रेडिएशन है, आजकल सुन रहे होंगे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आदमी को कैंसर हो जा रही है, पैरावैगनिक किरण, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। ये सब चीज़ हो गई। इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन, अगर भैया प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लोगे, खाओगे पिज्ज़ा, ठीक है, तो मान लिया कि चीज़ है तो थोड़ा ठीक है, देखिए अगर आप स्पाइसी फूड ज़्यादा खाओगे या कोई ऐसा ख़राब खाना खाओगे तो इम्पेयर्ड होगा न्यूट्रिशन सप्लाई, लैक होगा ऑक्सीजन का बॉडी में, जिससे हाइपोक्सिया हो जाएगी, फिर ग्लूकोज इम्पेयर्ड होगा, ATP का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, फिर डिप्राइव हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो बहुत ज़रूरी है ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो सेल इंजरी किससे हो सकता है? फिजिकल स्ट्रेस से हो सकता है, केमिकल से हो सकता है, इन्फेक्शन से हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर से हो सकता है, फिजिकल एजेंट से हो सकता है, इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन सप्लाई से हो सकता है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात कर लें तो बता दे रहा हूँ, चलो, कि एमन्योरिया क्या होती है, ऐसे ही एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ। एमन्योरिया जो होती है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है। एक्रोमेगाली की बात कर लें तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होता है एडल्ट में। एपोप्टोसिस की बात कर लें तो प्रोग्राम सेल डेथ है, जो कि एजिंग के अनुसार होती है, जैसे जैसे एजिंग होती जाएगी सेल। एनाफाइलेक्सिस की बात कर लें तो सीवियर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शंस को एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं। एंजियोजेनेसिस की बात कर लें तो जब कोई नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है तो उसको एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। एंजियोलॉजी की बात कर लें तो स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। ओस्टियोक्लास्ट की बात कर लें तो बोन सेल जो ब्रेक डाउन करती हैं टिश्यू का। फैगोसाइटोसिस की बात कर लें तो इसमें इंजेस्टिंग होता है और पार्टिकल्स का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, फॉरेन सब्सटेंस का। हीमोस्टेसिस की बात कर लें तो स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग और हेमोरेज होता है। होम्योस्टेसिस की बात कर लें तो सेम स्टेट में जब बॉडी एज वेल एज इंटरनल और एक्सटर्नल ठीक ठाक रहे तो उसको बोलते हैं। फिर इन्फ्रैक्शंस की बात कर लें तो लोकलाइज्ड एरिया में जब टिश्यू की डेथ होती है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई से। मायोसिस की बात कर लें तो इन्फ्लामेशन हो जाता है मायोसाइटिस में। ओलिगोइम्नोरिया की बात कर लें तो इनफ्रीक्वेंट इन मेंसुरेशन, मतलब बीच बीच में 10, 12, 15 दिन पर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जा रही है। न्यूरालजिया की बात कर लें तो पेन दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ नर्व। फिर पॉलिनेफ्राइटिस की बात कर लें तो किडनी में इन्फेक्शन हो जा रहा है ड्यू टू बैक्टीरिया से। फिर ल्यूकोपीनिया की बात कर लूँ तो लो वाइट ब्लड सेल्स काउंट हो जा रहे हैं। पैथोजेनेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ डैमेज, बेटा आप चाह रहे हैं हम लोग पढ़ने कि हाँ भैया सेल पे स्ट्रेस पड़ा था, सेल ने अडाप्ट नहीं कर पाया, जिसके कारण क्या हो गई, सेल को इंजरी हो गई। सेल को इंजरी जो हुई, सबसे पहले हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया, ये सब सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद में रिवर्सिबल में क्या हुआ, चीज़ें वापस सही हो गई। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल वापस से ठीक नहीं हो पाई। चलो पढ़ो फटाफट, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, कवर अप करते हैं जल्दी जल्दी। तो पैथोजेनेसिस की बात कर लें बेटा तो इसमें डेवलपमेंट होता है या प्रोग्रेशन होता है डिजीज़ का ड्यूरिंग सेल इंजरी। डिफरेंट पार्ट्स में भी डैमेज विच विल लीड टू स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज हो सकते हैं। सबसे पहले अगर बात कर लें कि हमारी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो क्या होगा बेटा, सेल मेम्ब्रेन मेंटेन करता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट। मतलब अभी बताया था क्या आना है और क्या नहीं आना है, कौन डिसाइड करेगा, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंक्रीज करती है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को, इन्फ्लक्स करती है सोडियम और वाटर को, ठीक है।
अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो सोडियम आयन और वाटर ज़्यादा हो जाएंगे जिससे सेल स्वेलिंग हो जाएगी, कैल्शियम आयन हो जाएंगे जिससे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम होगा, लीकेज होगा सेल्यूलर कंटेंट आउटसाइड द सेल। भाई जब सेल की बाउंड्री डैमेज हो गई तो बाहर जाएगा, लीकेज नहीं होगा। ठीक, लॉस ऑफ सेल इंटीग्रिटी एंड पॉसिबल सेल डेथ जिसको बोलते हैं नेक्रोसिस। माइटोकॉन्ड्रिया अगर डैमेज हो जाए बेटा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाए तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की कमी हो जाएगी जिसके कारण एजिंग होगा। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ सेल एंड प्रोड्यूस एटीपी, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे रटते हुए। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, मैंने बहुत पढ़ा रखा है, फंक्शन जाके एचपी में देख सकते हो। डिक्रीज करेगा एटीपी के प्रोडक्शन को, फेलियर होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए, ठीक है, मतलब फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। इंक्रीज होगा फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, लॉस ऑफ सेल्यूलर एनर्जी सप्लाई, और फिर एनर्जी डिप्लीशन होगा लीडिंग टू सेल डिसफंक्शन हो जाएगा और सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद में अगर बात कर लें हम लोग नेक्स्ट इंट्रासेल्यूलर डैमेज एंड सेल सेवलिंग। अब इंट्रासेल्यूलर सेल डैमेज ऐसे होता है कि मान लो राइबोसोम वही पार्ट चल रहा है, ठीक है, वही पार्ट चल रहा है सेल, भाई सेल के अंदर ही तो बोलेंगे ना इंट्रासेल्यूलर, ठीक। तो सब इधर क्या पढ़े हो देख लो, कंफ्यूज मत होना। सेल मेम्ब्रेन डैमेज की हो, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज की हो, ठीक। अब राइबोसोम डैमेज करने जा रहे हो क्योंकि सेल डैमेज कर रहे हो, सेल इंजरी कर रहे हो, तो डैमेज ही करना है। राइबोसोम डैमेज होगा बेटा तो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। डिक्रीज कर देगा प्रोटीन सिंथेसिस, तो भैया एंजाइम को रिपेयर कौन करता है, प्रोटीन करता है। कौन करता है, प्रोटीन करता है। तो सेल कैन नॉट रिपेयर इट सेल्फ, अंडरगोज डीजनरेशन, सेल की डीजनरेशन हो जाएगी। न्यूक्लियर डैमेज की बात कर लें तो न्यूक्लियोलस क्या कंटेन करता है, जेनेटिक मटेरियल। सीवियर इंजरी कॉज कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियर चेंजेस। साइनोसिस की बात कर लें तो न्यूक्लियर श्रिंकेज हो जाएगा, कैरोलिसिस में डिसोल्यूशन हो जाएगा न्यूक्लियस का। सेल सॉइलिंग, अब बात करेंगे रिवर्सिबल की। एडाप्टेशन की बात हो गई, एडाप्टेशन में आया था हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, ये सब सारी चीज़ें आई थी। सेल सॉइलिंग में रिवर्सिबल इंजरी की अगर बात कर लें तो अर्लीस्ट द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी की बात कर लें, अगर सेल्स अनेबल टू मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है, normal fluid and electrolyte balance leading to accumulation of water inside the cell are a condition in which cell increases the size due to excess accumulation of water and sodium ion inside the cell. कॉजेस की बात कर लें तो हाइपोक्सिया, क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, केमिकल टॉक्सिन के कारण हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, लो ब्लड सप्लाई के कारण हो सकता है, ठीक। अब कैसे होगा, सबसे सुनो, एटीपी डिप्लीशन का कैस्केड होगा, क्या होगा, कैस्केड होगा, जिसमें सबसे पहले सेल इंजरी अकर्स होगी, हाइपोक्सिया टॉक्सिन्स, ठीक, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई या टॉक्सिन से हुआ, एटीपी का प्रोडक्शन बेटा कम हो जाएगा। एटीपी का प्रोडक्शन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। सोडियम एटीपेज पोटेशियम पंप फेल हो जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली, ठीक, एंड चैनल वाली। फिर सोडियम आयन एक्यूमुलेट हो जाएंगे इनसाइड द सेल, सोडियम आयन बेटा सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ पे वाटर एंटर्स होगा ड्यू टू सेल ऑस्मोटिक इम्बैलेंस, और सेल क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। ये सेल सॉइलिंग हो गई, ठीक। फिर उसके बाद में अगर हम बात कर लें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ सेल सॉइलिंग में, तो अब इसमें चेंजेस क्या करना है, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस इंक्रीजेज द वैक्यूलेशन हाईलाइटेड सॉइलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब होगा क्या, जब माइक्रोस्कोपिक देखोगे तो सेल साइज बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म में वैक्यूलेटेड हो जाएंगे स्पेस, माइटोकॉन्ड्रिया सॉइल हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। ऑर्गन कॉमनली अफेक्टेड होगा बेटा, लीवर, किडनी, हार्ट, ठीक। एंजाइम लीकेज की बात कर लें तो एंजाइम लीकेज व्हेन सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी इज लॉस्ट अलाउइंग इंट्रासेल्यूलर एंजाइम्स टू एस्केप एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड वो। जैसे देखो बेटा, सबसे पहले सेल इंजरी हुई, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा, परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, एंजाइम बाहर आ जाएगा, इंक्रीज सीरम लेवल ऑफ एंजाइम। तो बेटा हार्ट वर्ड का जब आप चेकअप कराने जाते हो तो वो लोग एक बार इसको चेक करते हैं, ठीक है। और पाँव में अगर आप देख रहे हो जैसे कि अगर जैसे सफ़र वगैरह में सॉइलिंग हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पाँव में एडिमा वगैरह बना रहता है तब भी चेकअप करना जाता है। कैल्सिफिकेशन की बात कर लें तो कैल्सिफिकेशन क्या होता है बेटा, जब एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट टिश्यू में हो जाते हैं तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, मतलब जितना से कैल्शियम होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाए सेल में, ठीक है। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में डैमेज हो जाती हैं डेड टिश्यू में, ठीक है। मेटास्टैटिक में कैसी होती हैं, नॉर्मल होती हैं। इसमें नॉर्मल ब्लड होता है, कैल्शियम लेवल, और यहाँ पे कैल्शियम हाई हो जाता है बेटा, जिसके कारण भी बीपी हो सकता है। नेक्रोसिस की बात कर लें तो एथेरियोस्क्लेरोसिस,
एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस होते हैं। यहाँ पे हाइपरथायराइडिज्म है, विटामिन एक्सेस हो जाती हैं और बोन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो कोई पूछे बेटा कैल्सिफिकेशन क्या है, जब एबनॉर्मल डिपोजिशन हो जाए कैल्शियम साल्ट का टिश्यूज़ में, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन ड्यू टू हाइपर कैल्सीमिया। एबनॉर्मल डिपोजिशन हो जाए बेटा कैल्शियम आयन का साल्ट में, तब भी हम लोग ये बात बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। तो दो प्रकार की होती हैं कैल्सिफिकेशन, एक होता है बेटा डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और एक होता है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन क्या है, जिसमें टिश्यू हमारी क्या हो जाती हैं बेटा, डैमेज्ड हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, डैमेज्ड हो जाती हैं, तो वो दिक्कत होती है। और मेटास्टैटिक में क्या होती हैं, कैल्शियम जो होती हैं हमारी कैल्सिफिकेशन नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक। फिर उसके बाद में बात कर लें तो कैल्शियम आयन जब अगर ज़्यादा होगा तो बीपी बेटा ज़्यादा हो जाता है, कैल्शियम नॉर्मल होता है तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होता है। और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी ये हेल्पफुल होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेटा ये स्टोर होते हैं कैल्शियम आयन्स, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग बात कर लें कि सेल डेथ हो गई है भाई, क्या हो गई है, सेल डेथ हो गई है, जिसमें से अभी तक क्या पढ़े, एडाप्टेशन पढ़े, फिर रिवर्सिबल सेल इंजरी पढ़े, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, इरिवर्सिबल यानी सेल डेथ। क्या होने जा रही है, सेल डेथ। अब सुनो यहाँ पे मुझे एक बात सुनो बच्चा, ये सुनो, इरिवर्सिबल याद आया, सेल डेथ कब हो जा रही थी, जब सेल पुनः वापस अपने कंडीशन में वापस नहीं आ पा रही थी। चलो, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस दो प्रकार के होते हैं बेटा इरिवर्सिबल। बात कर लें कैसे, ऑलवेज पैथोलॉजिकल होते हैं, डिजीज़ कंडीशन में देखे जाते हैं, एसोसिएट करते हैं डिसरप्शन ऑफ द सेलुलर होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस बताए थे, होम्यो का मतलब सेम, स्टेसिस का मतलब स्टेट। जब हमारी डिसरप्शन हो जाए होम्योस्टेसिस का, तब हमें बीमारी होती है। एग्जाम्पल, इस्केमिया, हाइपॉक्सिया, पॉइजनिंग, सेल साइज इंक्रीज, पैसिव प्रोसेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसरप्टेड, नेक्रोसिस में होता है। अब एटीपी का बेटा डिप्लीशन यानी कमी हो गई, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा, एंजाइम में लीकेज होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सेल रप्चर हो जाएंगे। इरिवर्सिबल सेल इंजरी दो प्रकार की, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। अब यहाँ पे क्या है बेटा, इन्फ्लामेशन है, सेल साइज इंक्रीज हुई, लेकिन एपोप्टोसिस में सेल साइज इंक्रीज नहीं हो रही, वो इन्फ्लामेशन में भी फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल प्रोग्राम सेल डेथ होगा, सेल साइज श्रंक कर जाएंगी। फीचर्स की बात कर लें तो कंट्रोल करते हैं एनर्जी, इन्फ्लामेशन, नेक्रोसिस का अनकंट्रोल्ड, पैसिव, प्रेजेंट, ठीक, ये चीज़ हो गई। एपोप्टोसिस क्या होंगे, कंट्रोल्ड होंगे, एक्टिव होते हैं और इन्फ्लामेशन नहीं होती। तो कोई पूछे नेक्रोसिस अनकंट्रोल्ड, कैसे अनकंट्रोल्ड, एपोप्टोसिस को कंट्रोल्ड। फिर बात कर लें एनर्जी की, तो नेक्रोसिस में पैसिव एनर्जी है, एपोप्टोसिस में एक्टिव एनर्जी है। इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होता है नेक्रोसिस में, एपोप्टोसिस में एब्सेंट होता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद में सिस्टमिक इम्बैलेंस की अगर बात कर लें बेटा, तो सिस्टमिक इम्बैलेंस यानी ब्लड में कोई भी ऐसी चीज़ है जो इम्बैलेंस हो जाए, क्या हो जाए, या तो ज़्यादा हो जाए या क्या हो जाए, कम हो जाए। चलो फटाफट खत्म करते हैं। बॉडी का जो बेटा टेम्परेचर होता है न्यूट्रल 7 होता है, सबको पता है। अगर हम लोग अपने ऑर्गन की बात करें तो 7.35 से 7.545 जो होता है हमारे हिसाब से बेटा, 7.35 से 7.45 नॉर्मल देखा जाता है, ठीक है। एसिडोसिस की बात कर लें, इफ पीएच लेस देन, ऐसे अगर सिंबल लगा है, ऐसे लगा है तो लेस देन, ठीक। 7.35 है, वेट कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। एसिडोसिस पीएच ग्रेटर देन 7.35 हो जाए, हाँ कम हो जाए, सही करो। इफ पीएच 7.35 से कम हो जाए तो सबसे नीचे आओगे तो बेटा एसिडिक होता जाएगा, पहले स्लाइटली एसिडिक होगा फिर एसिडिक होगा। कैसे हो सकता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, CO2 का रिटेंशन बढ़ जाएगा, लंग में डिजीज़ हो जाएगी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात कर लें, अगर 7.35 से पीएच कम हो जाएगा तो 2 होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, कंसंट्रेशन बाइकार्बोनेट आयन का डिक्रीज होगा, जिससे डायरिया और रीनल फेलियर हो जाएगा। एसिडोसिस से 2 डिजीज़, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फिर एल्कोलोसिस की बात कर लें तो पेज 7.45 है। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में क्या होता है, कॉज इंक्रीज बाइकार्बोनेट आयन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन। मैकेनिज्म की बात कर लें तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वोमिटिंग, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। फिर वोमिटिंग में लॉस होता है बेटा, क्या, HCl, एंटी एसिड अगर ज़्यादा यूज़ किया जाए, या डायूरेटिक्स। सिम्टम्स की बात कर लें तो मसल्स में वीकनेस होगा, स्लो ब्रीदिंग होगी, कन्फ्यूजन होगा। एल्कोलोसिस में CNS में बेटा कन्फ्यूजन होगी, हार्ट रेट एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो 2 प्रकार से होती हैं एसिडोसिस और एल्कोलोसिस। जब एसिड का पीएच बेटा 7.35 से कम हो जाए तब 2 डिजीज़,
मैं यहाँ पे बता रहा हूँ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक। और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में जब बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा हो जाएं और हाइड्रोजन आयन कम हो जाए तो एल्कलोसिस होता है। चलो भाई, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की बात कर लेते हैं फटाफट। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो होता है भैया, एबनॉर्मल कंसंट्रेशन आयन का बॉडी में हो जाए, जिससे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। मतलब बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इम्बैलेंस हुआ तो होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हुआ। चलो इलेक्ट्रोलाइट और लोड पढ़ो फटाफट, क्या है भाई। चलो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड। फ्लूइड बैलेंस करते हैं सोडियम, पोटेशियम नर्व मसल्स को एक्टिवेट करते हैं, कैल्शियम मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, और क्लोराइड एसिड बेस बैलेंस कराते हैं, ठीक। अगर ये सब डिस्टर्ब हो जाएं तो क्या क्या हो सकती हैं, डायरिया हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी, किडनी डिजीज़ हो जाएगी, हेडेक हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब सोडियम आयन अगर कम हो जाए तो हाइपोनेट्रीमिया बोलेंगे, डायरिया, वोमिटिंग, किडनी डिजीज़, हेडेक, पेन, कन्फ्यूजन। हाइपरनेट्रीमिया सोडियम आयन ज़्यादा हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा। सिम्टम्स क्या है, थर्स्ट और वीकनेस आएगी। पोटेशियम अगर कम हो जाए, मसल्स में वीकनेस होगी, पैरालिसिस होगी, ठीक। कैल्शियम हाइपो अगर कम हो जाए तो टिटानी होगी, ज़्यादा हो जाए तो हाइपर कैल्शियमिया में रीनियल फेलियर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में बात कर लें बेटा बॉडी रिस्पॉन्स इन्फ्लामेशन को ओवरव्यू अगर कैसे किया जाता है, इन्फ्लामेशन कैसे होता है। चलो फटाफट ख़त्म करते हैं भाई, ठीक बेटा। सो मत पढ़ डालोगे, 2-4 बार इसको सुनना, वरना बर्बाद हो जाओगे। सबसे ज़्यादा बैक आती है पैथोफिजियोलॉजी में, तो 10 बार जाके देख लो यूट्यूब पे। कोई ज्ञान नहीं दे रहा है, बस खाली पॉइंट स्टार बना के एक लाइन लिखेगा, सेल इंजरीज, इंजरी, सेल इंजरी इज आल्सो नोन एज सेल इंजरी। नहीं पाओगे, जाके ढूंढ लेना ऐसा। फिर क्या है, बॉडी रेस्पॉन्स इन्फ्लामेशन ओवरव्यू। भैया देखो, जब भी इंजरी होगी, इन्फ्लामेशन की बात कर रहे हैं, स्वेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंजरी होगी या इन्फेक्शन होगा तो टिश्यू डैमेज होगा। अबे सेल इंजरी पढ़ रहे हैं ना भैया, तो सबसे पहले क्या होगा, इंजरी होगा, फिर इन्फेक्शन होगा, टिश्यू डैमेज होगा। तो इसमें आएगा बैक्टीरिया, ट्रॉमा, टॉक्सिन। या तो बैक्टीरिया अटैक कर दे सेल पे, या फिर तुमको चोट लग जाए इंजरी, या फिर टॉक्सिन्स आ जाएं, बिच्छू डंक मार दे, मधुमक्खी डंक मार दे, ठीक। तो फिर केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे इंजरी के बाद, इन्फेक्शन के बाद क्या होगा, केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे, जिसमें आएंगे हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइंस। केमिकल मीडिएटर्स रिलीज हुए, अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा वेसोडाइलेशन, जिसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और तुमको दिखाई पड़ेगा लाल लाल जहाँ भी चोट लगा है। परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, और सेल डैमेज हुआ है तो स्वेलिंग होगी। फिर मुझे एक बात सुनो, मैंने तुमको बताया था ब्लड में अगर जाके मेरा लेक्चर देखना तो WBC जो होती हैं फैगोसिटिक नेचर की होती हैं, याद आया। और वो बॉडी में अगर कोई चीज़ इंजर्ड हुई है या कुछ चीज़ बाहर आया है फॉरेन से तो उसको एज अ स्कैवेंजर खा लेती हैं। तो WBC का माइग्रेशन होगा, फैगोसाइटोसिस होगी। अब फैगोसाइटोसिस में मैंने तुमको बताया था कि जो WBC होती हैं सबसे ज़्यादा अगर कौन होती हैं, अगर तुमको याद आ रहा हो तो मैंने बताया था नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना, अगर याद आ रहा हो तो नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना, ठीक है, मंकी ईट बनाना। एन से न्यूट्रोफिल्स, एल से लिम्फोसाइट, ठीक है, एम से मोनोसाइट, ई से स्नोफिल्स और बी से बेसोफिल्स। सबसे ज़्यादा जो होती हैं न्यूट्रोफिल्स होती हैं। कौन सी होती हैं, न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स हैं, माइक्रोफेजेस हैं जो बेटा हीलिंग करती हैं और रिपेयरिंग करती हैं सेल को। तो कोई पूछे इन्फ्लामेशन कैसे होती है तो इसे बताना, इंजरी या इन्फेक्शन हो जाए, क्या हो जाए बेटा, इंजरी या इन्फेक्शन हो जाए, जिसमें टिश्यू डैमेज हो जाएगी। टिश्यू डैमेज होगी तो बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स और ट्रॉमा से होगी, फिर केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे, फिर वेसोडाइलेशन होगी, परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, WBC का माइग्रेशन होगा, फैगोसाइटोसिस होगी। फैगोसाइटोसिस में न्यूट्रोफिल्स आएंगे, उनको खा जाएंगे, हीलिंग होगी और रिपेयरिंग होगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भाई, चलो कोई बात नहीं। विजुअलाइजिंग, विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझदार हो, बताने की ज़रूरत है नहीं इन सब मामलों में, विजुअलाइजेशन में। विजुअलाइजिंग इन्फ्लामेशन की बात कर लेते हैं बेटा, चलो बात करते हैं फटाफट। रेस्पॉन्स ऑफ द ब्लड वेसल्स सेल टू इंजीरियस स्टिमुलस इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। लो भैया, खुराफाती यही हो गए, बांस वांस का कांटा गड़ा लियो, आ गया
हार्मफुल थिंग्स एंटर्स इन बॉडी, इंजरी हो गई, यहाँ पे पेन हुआ, स्वेलिंग हुआ, ब्लड फ्लो बढ़ा था, वार्म आई, रेडनेस आई, अब ये WBC निकल के गए, फैगोसाइटिस कर लिए। इन्फ्लामेशन शॉर्टर होता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन लॉन्गर होता है। इन्फ्लामेटरी रिस्पांस की बात कर लें तो वेस्कुलर रिस्पांस, सेल्यूलर रिस्पांस, फॉर्मेशन रिस्पांस, हीलिंग, यही पढ़ाया था, अभी देख लो यहाँ पे कांटा लगा है ना, देखो इधर, इंजरी या इन्फेक्शन हुआ, टिश्यू डैमेज हुआ, केमिकल मीडिएटर्स रिलीज हुए, वेसोडाइलेशन हुआ, परमेबिलिटी इंक्रीज हुई, WBC माइग्रेशन हुआ, फैगोसाइटोसिस हुआ, हीलिंग और रिपेयरिंग हुआ, वही चीज़ यहाँ था, देख लिए। तो अब ये जब हुआ तो इन्फ्लामेटरी रिस्पांस को डिवाइड किया गया 4 चीज़ों में, वेस्कुलर रिस्पांस, सेल्यूलर रिस्पांस, फॉर्मेशन रिस्पांस, हीलिंग। चलो भाई बात करते हैं फटाफट। 4 स्टेजेस। वेस्कुलर रिस्पांस में क्या होगा, वेस्कुलर रिस्पांस में वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, नैरोइंग होंगी ब्लड वेसल्स का, ब्लांचिंग होगा, वेसोडाइलेशन होगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तब भी रेडनेस आएगा, जिसको बोलते हैं रेडनेस को र्यूबर, हीट को बोलते हैं कैलोर, वहाँ पे गर्म हो जाएगा और लाल हो जाएगा। इंक्रीज परमेबिलिटी की बात कर लें, लीकेज ऑफ फ्लूइड होगा, हॉलमार्क ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा। सेल्यूलर रिस्पांस की बात कर लें तो माइग्रेशन, रोलिंग, एडहेशन, कीमोटैक्सिस, ऑप्सोनाइजेशन, फाइगोसाइटोसिस होगा। फॉर्मेशन ऑफ एक्सिडोइड्स की बात कर लें तो फ्लूइड एंड लिकोसाइट मूव फ्रॉम ब्लड टू साइट ऑफ इंजरी होगा। हीलिंग होगा, रीजनरेशन होगा, रिप्लेसमेंट होगा, टिश्यू वापस ठीक होगा। हीलिंग टाइम की बात कर लें, इनिशियल फेज 3 से 5 दिन, ग्रेनुलेशन फेज 5 डेज से 4 वीक्स, और मैचुरेशन कॉन्ट्रैक्शन से 7 डेज से मंथ। ठीक है बच्चे, और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसको खूब अच्छे से पढ़ना है, मज़े से, रिलैक्स होके, अपना 2x पे पढ़ो या 1x पे पढ़ो, डजेंट मैटर, लेकिन बार बार रिवाइज करो बेटा। अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई चीज़ ले जानी है, आप रिवाइज करना पड़ेगा आपको। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इतना मेहनत कर रहा हूँ तो इस वीडियो का टारगेट है 10 सब्सक्राइबर हमको चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर अगर चाहिए तो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट बेटा, थैंक यू।